नमस्कार जी सभी को। आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं स्टार्क इफ़ेक्ट। जैसा कि मैंने पास्ट एंड बैक इफ़ेक्ट के जो डिस्कशन थी उसके टाइम मैंने कहा था कि अगली वीडियोस में हम स्टार्क इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांडेड फॉर दिस टॉपिक। जीमन इफेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। और जीमन इफेक्ट के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टार्क इफेक्ट। और ये स्पार्क नहीं है कहीं आपके दिमाग में आ जाए स्पार्क बिजली चौंधिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जोहानस स्टार्क फिजिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। तो देखिए जीमन इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि एक एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाज टर्म्ड एज जीमन इफेक्ट। उसकी हमने दो टाइप्स बड़ी डिटेल में थॉरोली और बड़े इंटरेस्टिंग वे में चोरों से लड़ते भिड़ते हुए हमने जीमन इफेक्ट को डिस्कस किया। तो उसी तरीके से उसी के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टार्क इफेक्ट। जो काम एटम के साथ मैग्नेटिक फील्ड करती है वही काम एटम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी करती है। मैग्नेटिक फील्ड ने जब वो जो ताम झाम जो इतना सारा बिखेर दिया उसको हमने जीमन इफेक्ट कह दिया। वही ताम झाम वही सब बिखराव जब इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो चलिए आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है मैं आपको वो भी समझाऊंगी और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय मी थॉरली। The phenomena of shifting or splitting of spectral lines of atoms and molecules due to the presence of an external electric field is called Stark effect. जीमन इफेक्ट में हम लोग क्या कहते थे? फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे हम वहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी एटम या मॉलिक्यूल को रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है and this is termed as Stark effect. और I may say it is electric field analog of Zeeman effect. जो काम जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ करता था वही काम स्टार्क इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। स्टार्क इफेक्ट was discovered by German physicist Johannes Stark in the year 1913. It was also discovered by Italian physicist Antonino Losurdo in the same year independently. So in Italy it is also called Stark-Losurdo effect. दो लोगों ने एक साथ बाई चांस कितना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ कि काम किया और इंडिपेंडेंटली दोनों ने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। वो अलग बात है कि जोहानस स्टार्क बाजी मार कर ले गए इसमें, बट इटली में आज भी लोग इसको स्टार्क लोसोडो इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि जो उनके फिजिस्ट थे लोसोडो उन्होंने भी सेम इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। This effect explained a lot of aspects of quantum theory. So Stark was rewarded with Nobel Prize in Physics in the year 1919. ईयर 1919 के अंदर इसी वजह से स्टार्क को क्या मिला? नोबेल प्राइज, क्योंकि इस इफेक्ट ने बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करी और क्वांटम थ्योरी को इस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प की। बट प्रॉब्लम वाज कि हमें ये पता है कि जो जीमन इफेक्ट था दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1896 and approximately after 17 years Johannes Stark ने स्टार्क इफेक्ट को डिस्कवर किया। It took 17 years after the discovery of Zeeman effect by Stark to demonstrate this splitting because अब क्या था, जब जीमन इफेक्ट डिस्कवर हो गया था मैग्नेटिक फील्ड तभी साइंटिस्ट के दिमाग में आ जाता है कि अगर कोई काम मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक से भी हो सकता है। लेकिन इसको 17 ईयर 17 साल क्यों लग गए? 17 साल क्यों लगे इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट होने में, या इसको मैं कहूँ कि फिजिकली एग्जीक्यूट होने में? क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि इस इफेक्ट को बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया गया था और उस टाइम पे जब ये इफेक्ट डिस्कवर किया हमारे पास ऐसे मेथड्स नहीं थे कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर पाते बाय द एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मेथड्स। So you can write in exam also that it took 17 years after the discovery of Zeeman effect by Stark to demonstrate the splitting because earlier experiments were failed to maintain a strong electric field in conventional spectroscopic methods like discharge tubes because of high electrical conductivity of luminous gases or vapors.
जिन गैसेस और वेपर्स को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा जाता था एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती थी, और उस कंडक्टिविटी की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो अंदर ही स्पार्क प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते थे। इस वजह से हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से स्टार्क को 17 ईयर्स लगे ज़ीमैन इफेक्ट के बाद इस इफेक्ट को दुनिया के सामने लाने में। लेकिन फिर भी सच्चाई छुपती कहाँ है, सामने आ ही जाती है। So Stark observed the hydrogen spectrum emitted just behind the perforated cathode in a positive ray tube with the second charge electrode parallel and close to this cathode. He was able to produce a strong electric field in a space of few millimeters. अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि इतने कम स्पेस के अंदर इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने कैसे जनरेट किया। उन्होंने क्या किया, हमें पता है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड। उन्होंने एक ग्रिड स्ट्रक्चर को यूज़ किया। परफोरेटेड कैथोड मतलब एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर परफोरेशन, जिसके अंदर होल्स क्रिएट किए गए, ग्रिड क्रिएट किया जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को फर्दर ऑन एक्सेलरेट करवाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। नाउ एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁵ volts per centimeter, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे Stark observed a spectroscope with a spectroscope that Balmer lines of hydrogen split it into a number of symmetrically spaced components. Some of them were linearly polarized and some were polarized perpendicular to the direction of field. Exactly जैसा कि Zeeman effect में किया जाता है कि हम लोग एक लीनियर ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम लोग एक परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एग्जैक्टली प्रोसीडिंग इन द सेम वे स्टार्क ने भी ऑब्जर्व किया। सो हम लोग पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो ज़ीमन महर्षि ने 1896 के अंदर क्या किया था, आप लोगों को याद होगा, हमने भी डिस्कस किया था कि हम लोगों ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की विद होल्स यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रखी थी डिस्चार्ज ट्यूब, सपोज नॉर्थ है साउथ है, यहाँ हमने लगाई अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब को रखा, तो जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दैट वाज स्प्लिटेड इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। और इसी इफेक्ट को 17 ईयर्स बाद 1913 में जोहानस स्टार्क ने क्या किया, ये नॉर्थ साउथ की जगह उन्होंने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और डिस्चार्ज ट्यूब को इसके अंदर रखा। हाइड्रोजन गैस उन्होंने यहाँ पर ली और पॉजिटिव नेगेटिव एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ली गई थी। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल व्यू एंड ट्रांसवर्स व्यू के लिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स कैमरास फिट किए गए। एंड ही ऑब्जर्व्ड कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिली एंड दैट वाज स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल जैसे ही ज़ीमन ने इफेक्ट ऑब्जर्व किया, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्क ने भी इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। और बाल्मर जो सीरीज़ है उसके लिए उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। हमें पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर हम क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लेते हैं, जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ज़ीमन इफेक्ट दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत थॉरोली हमने क्लासिकल व्यू और क्वांटम व्यू दोनों से ही डिस्कस किया है। और बाल्मर सीरीज़ हमें पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, सो इसकी स्प्लिटिंग को बड़ी आसानी से स्टडी किया जा सकता है। तो बाल्मर सीरीज़ को उन्होंने देखा कि वो स्प्लिट हो गई जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि हाइड्रोजन के अंदर हम लोग किस तरीके से लेवल्स लेते हैं, ऊपर लेवल्स चले जाते हैं। दिस इज n = 1 2 3 4 5, इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और आपको पता है हर एक हायर लेवल से फर्स्ट लेवल पर जंप करने वाली सारी ट्रांजिशंस को हमने एक ग्रुप में क्लासीफाई किया एंड वी कॉल इट लाइमन सीरीज। और सेकंड लेवल पर जब थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स्थ से सेकंड एंड सो ऑन
जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है या एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होती है, सो करस्पॉन्डिंग सीरीज इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। लाइमन बाल्मर, फिर थर्ड के लिए पास्चन, फोर्थ के लिए ब्रैकेट एंड 5 के लिए पी फंड। तो इस तरीके से क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हमें पता है। तो ये है बाल्मर सीरीज, इसके लिए उन्होंने स्टार्क ने स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व किया। और ये जो पहली वाली लाइन है फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 to 2, इस लाइन को हम बोलते हैं H अल्फा लाइन, और जो ये 4 to 2 है इसको हम बोलते हैं H बीटा, एंड 5 to 2 इसको हम बोलते हैं H गैमा। आपको पता है ये फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड लेवल टू सेकेंड लेवल, दिस इज टर्म्ड एज अल्फा लाइन, फिर ये बीटा, फिर ये गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। इस तरीके से ट्रांजिशंस जो होती हैं पर्टिकुलर ट्रांजिशन लाइंस, उनकी हम नेमिंग कर देते हैं, हम नामकरण कर देते हैं। बिना नाम के पहचानना तो बहुत मुश्किल है। अब ये सारा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो एक इंडिविजुअल लाइन थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ ऑब्जर्व किया गया तो ये भी टूट चुकी थी, ये भी टूट चुकी थी और ये भी टूट चुकी थी। अभी क्या क्या कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या वेरियस फीचर्स स्टार्क ने दिए स्टार्क इफेक्ट के, वो हम लोगों को अब डिस्कस करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। ये आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के लिए एग्जामिनेशन में लिख देना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट और द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए पहले क्या लिखना है। एवरी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच दैट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है वेरियस कंपोनेंट्स में तो उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं स्टार्क लाइंस। तो जो नंबर ऑफ स्टार्क लाइंस है दैट गो ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, और आई में से द नंबर ऑफ स्टार्क लाइंस और द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। For example, number of Stark lines in H gamma line are more than that H beta and hence H alpha. So n for H gamma is greater than H beta and H alpha. मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि H alpha ऑब्जर्व होती है 3 to 2, फिर 4 to 2, फिर 5 to 2, और जैसे ही यहाँ पर एनर्जी गैप कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ एनर्जी गैप बढ़ गया है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ एनर्जी गैप और बढ़ गया है फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी या फिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट होना है 3, 4, 5 ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही ये स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी। सो H गामा, मैंने आपको कहा कि इस इफेक्ट को हम H अल्फा में ऑब्जर्व करेंगे, H बीटा में ऑब्जर्व करेंगे, H गामा में ऑब्जर्व करेंगे। तो H अल्फा की बजाय H बीटा की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और H गामा की उससे भी ज़्यादा होगी। तो बाल्मर सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो हमें मिलेंगी वो H गामा में मिलेंगी। सो सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, जस्ट लाइक जीमैन इफेक्ट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स called pi components and change frequency components called sigma components are called. In other words, pi components are observed parallel to applied field even in transverse direction and sigma components are perpendicular. अब होता क्या है, जीमैन इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि जब ये वाला पैरेलल व्यू, जब हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू लेते हैं, फील्ड के पैरेलल व्यू लेते हैं और हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हमें फील्ड के पैरेलल, जैसे ये फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगाई यहीं पर मिल जाते हैं, और कुछ हमें मिलते हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू फील्ड मिलते हैं, हमें लगता है कि वो सेम ही है, तो उनको हम बोलते हैं पाई कंपोनेंट्स, और परपेंडिकुलर वालों को हम बोलते हैं सिग्मा कंपोनेंट्स। सो एग्जैक्टली सेम हमें करना है स्टार्क इफेक्ट में, कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद स्प्लिटेड कंपोनेंट्स में जब मुझे जो कंपोनेंट्स मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेंगे इसी डायरेक्शन में, उनको मैं बोलूँगी पाई कंपोनेंट्स, और जो मुझे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्व होंगे उनको मैं बोलूँगी सिग्मा कंपोनेंट्स। तो यही बात हमने यहाँ पर कही है। इन अदर वर्ड्स, पाई कंपोनेंट्स आर ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू अप्लाइड फील्ड एंड सिग्मा कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स स्प्लिटेड की, सेकंड में हम बात करेंगे पाई कंपोनेंट्स एंड सिग्मा कंपोनेंट्स की। उसके बाद हम कहेंगे कि व्हेन व्यूड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई कंपोनेंट्स आर एब्सेंट एंड अनपोलराइज्ड सिग्मा कंपोनेंट्स आर व्यूड। जब हम पैरेलल व्यू देते हैं
जब हम इस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं तो पाई कंपोनेंट, ये वाला पैरेलल व्यू वाला जो पाई कंपोनेंट है ये आता ही नहीं है, ओनली सिग्मा कंपोनेंट ऑब्जर्व होता है और वो भी अनपोलराइज, उसकी कोई पोलराइजेशन नहीं होती, वो जिस तरीके से हमें इनपुट में मिला था वैसे ही हमें आउटपुट में मिल जाता है। Now when viewed perpendicular to the electric field, both sigma and pi components are present and linearly polarized. और जब हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, सिग्मा और पाई दोनों ही कंपोनेंट्स मिलते हैं और लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं, उनकी पोलराइजेशन भी हो जाती है। नाउ जो सिग्मा कंपोनेंट्स होते हैं दैट लाई सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिनल लाइन, कि जो ओरिजिनल, जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है तो मुझे पता है मेरी इनपुट लाइन भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर ये आनी चाहिए थी। अब क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है लाइंस की, तो हमें इसके दोनों साइड्स कंपोनेंट्स इधर भी मिलेंगे इधर भी मिलेंगे, तो दोनों साइड सिमेट्रिकली जो ये स्प्लिटेड कंपोनेंट्स होते हैं या जो स्टार्क लाइंस होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। तो यही हमने यहाँ पर कहा कि जो कंपोनेंट्स हैं, स्प्लिटेड कंपोनेंट्स हैं दैट लाई सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिनल लाइन। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स लाइंस इंक्रीजेज लीनियरली विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू द फील्ड ऑफ 10⁵ वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। जब तक फील्ड यहाँ तक बढ़ती चली जाती है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, जिस प्रपोर्शन में बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उस लाइन के, जैसे एच अल्फा के सपोज 4 हैं, इसके सपोज 8 हैं, तो वो उसी प्रपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 टाइम्स करूँगी तो ये 4 × 2 हो जाएंगे, ये 8 × 2 हो जाएंगे। सो लीनियर, इसी को हम बोलते हैं लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, जिसके अंदर जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट लाइंस हैं, वो लीनियरली इंक्रीज करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन अगर हम फील्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा कर देते हैं देन कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड और उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट, और हाइड्रोजन के केस में हम उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नाउ उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स अकर व्हेन अप्लाइड फील्ड पोलराइजेस द एटम एंड देन इंटरैक्ट्स विद द रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट। अब हमें पता है कि हर एक एटम के अंदर क्या रहता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं एक सिंपली हाइड्रोजन का एटम लूँ तो उसके अंदर मुझे पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और साइड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब होता क्या, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और नेगेटिव को अपने से ऑपोजिट पुश करने की कोशिश करती है, यानी कि ये क्या करती है, डायपोल मूवमेंट बढ़ा देती है। अगर किसी का डायपोल मूवमेंट 0 है, मतलब इसका सेंटर ऑफ जो है सेंटर ऑफ चार्ज और इसका सेंटर दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नेट मूवमेंट हमें पता है 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आप लोगों ने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़े हुए हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करने की कोशिश करती है। इट मीन्स वो एटम की पोलराइजेशन कर देती है, उसके अंदर पोल्स क्रिएट कर देती है, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट आउट कर देती है। अब उसकी वजह से उस एटम के अंदर एक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। अब उसी डायपोल मूवमेंट के साथ जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरैक्ट करती है और जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनकी स्प्लिटिंग कर देती है। और कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स फॉलो होते हैं? सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे, हमें पता है, हम अभी यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एम जे इज इक्वल टू ±1। डेल्टा एम जे 0 करस्पॉन्ड करेगा पाई लाइंस को एंड डेल्टा एम जे ±1 करस्पॉन्ड करेगा सिग्मा लाइंस को। अगर फील्ड वीकर रहती है, अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है तो हमें यहाँ पर डेल्टा एम एल लेना पड़ेगा, और ये सारी डिस्कशन हम अपने अगले पार्ट्स में करेंगे जहाँ पर हम स्टार्क इफेक्ट की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना है अनलाइक जीमन इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोगों को ध्यान होगा जब हमने जीमन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन करी थी तो हमने उसकी क्लासिकल थ्योरी भी की, हमने उसकी क्वांटम थ्योरी भी की। क्लासिकली भी हमने एक्सप्लेन किया कि जो वेवलेंथ है वो स्प्लिट हो जाती है और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू भैया इतनी होती है एंड दिस इज जीमन शिफ्ट। फिर हमने क्वांटम मैकेनिकली भी विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट्स इंटरैक्शन स्टडी करी, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी, इंटरैक्शन एनर्जी फाइंड आउट करी, और उसके बाद हमने जो शिफ्ट था जीमन शिफ्ट उसको कैलकुलेट किया था।
लेकिन स्टार्क इफेक्ट को सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो ये तो हो गई करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में अकेला भी आपको आ जाता है, तो लेकिन आपको एक अकेला नहीं करना है, आपको सारा ही करना है। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो आपको सारा का सारा टॉपिक करना है। और अभी भी इंट्रोडक्शन बाकी है मेरे दोस्त स्टार्क इफेक्ट की। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट एंड देन सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, तो 3 पार्ट्स में वी आर गोइंग टू कंप्लीट स्टार्क इफेक्ट। सो देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना होता है मैकेनिज्म ऑफ स्टार्क इफेक्ट। अब हमें ये समझना है भैया कि इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से ये इफेक्ट जो होता है ये एग्जीक्यूट होता है। तो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ स्टार्क इफेक्ट लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर लेते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस दैट कंटेन्स अ प्रोटॉन, वी कैन कंसीडर इट अ डायपोल। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और आपको पता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय फ्यू डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। When this atom or dipole is placed in electric field, it tends to pull the nucleus towards its own direction and electron in the opposite direction. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगी या न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इट विल ट्राई टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। So, a couple will be produced that will try to rotate the dipole, and an additional energy will be stored in the dipole. Because of this work done by electric field, तो एडिशनल एनर्जी आ जाती है उस डायपोल के अंदर जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, and hence changes the rotational state, and changes in rotational states can be observed that cause the splitting of spectral lines. अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अपने लोअर ग्रेड्स +2 क्लास याद कीजिए। आप लोग क्या करते थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रख देते थे, -q +q सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आपको पता है इस +q के ऊपर +qe फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, इसके ऊपर -qe इस डायरेक्शन में। सिंस ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं बट वो सेम पॉइंट पर काम नहीं कर रही हैं, दैट इज वाई दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ कपल। उसकी वजह से ये डायपोल इस फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करता है। और आपको याद होगा टॉर्क कितनी लगती है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब इस टॉर्क की वजह से ये डायपोल रोटेट होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करवाती है डायपोल को, एंड इट परफॉर्म सम वर्क ऑन द डायपोल। और उस वर्क को, उस एनर्जी को, जो वही वर्क उसकी एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। हम जब कैलकुलेट करते हैं आपको याद होगा कि स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, इसको पुट करेंगे, इंटाग्रेट करेंगे और फिर लिमिट्स पुट करेंगे तो यू विल गेट U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। ये एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल में आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बात मैं हाइड्रोजन एटम की करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं कर रखी है तो मुझे पता है इसकी एनर्जी क्या होती है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगी तब एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी तो रहेगी जो उसके पास पहले थी, प्लस सम एनर्जी आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन फैक्टर डेल्टा E, इंटरैक्शन एनर्जी। और यही एनर्जी जो होगी दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्क स्प्लिटिंग। यही बात हमने यहाँ पर कही है। व्हेन दिस एटम और डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट टेंड्स टू पुल द न्यूक्लियस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस को अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करती है और इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट। A couple will be produced that will try to rotate the dipole, and an additional energy will be stored in the dipole because of this work done by electric field. Hence changes in rotational states can be observed. क्योंकि rotate हो रहा है वो तो rotational energy states में changes आएंगे that cause the splitting of spectral lines. Now Stark effect can lead to splitting of degenerate energy levels. For example, in Bohr's model
An electron has same energy whether it is in 2s state or any of the 2p states. हमें पता है कि एटम्स में कुछ डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, मतलब ऐसी स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम रहती है लेकिन उनका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि 2s और 2p सेम एनर्जी लेवल है, n का वैल्यू इनका सेम है, तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी हमें पता है 13.6/n² डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल का सेम है उनकी एनर्जी सेम होती है और उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स। So however in electric field there will be hybrid orbitals also called quantum superpositions of 2s and 2p states where the electron tend to be opposite to the field direction will acquire lower energy and other state where electron tends to be in a direction of electric field will acquire higher energy. Therefore degenerate levels split into slightly lower and slightly higher energy levels, thereby causing the splitting of spectral lines. क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इन स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रोटेट करवाएंगे। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, अब हो सकता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई बेचारा इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती उधर चला जाए, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, अगर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ही है तो वो वहीं पर है जहाँ उसको होना चाहिए, उसकी कंफर्टेबल स्टेट, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, तब तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। लेकिन अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चला जाता है, जहाँ उसको नहीं होना चाहिए वहाँ चला जाता है, तो उस लेवल की एनर्जी हायर हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो डीजेनरेट स्टेट है वो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस में हम स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ स्टार्क इफेक्ट। सो मैकेनिज्म ऑफ स्टार्क इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। After discussing mechanism of Stark effect, we will have to discuss the types of Stark effect. और इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो स्टार्क इफेक्ट का होता है वो एक्सप्लेन करना होता है। पहले आप बताएंगे स्टार्क इफेक्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार्क इफेक्ट, उसके बाद आप लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो मैकेनिज्म लिखने के बाद आप लोगों को लिखना होता है types of Stark effect. So next coming on to types of Stark effect. जैसे हमने पहले भी बात की कि स्टार्क इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, जस्ट लाइक जीमन इफेक्ट इट इज ऑफ 2 टाइप्स। जीमन इफेक्ट होता था नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड अनॉमलस जीमन इफेक्ट। जब फील्ड स्ट्रॉन्गर रहती थी तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट ऑब्जर्व होता था और फील्ड वीकर हो जाती थी अनॉमलस जीमन इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता था। तो टाइप्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट में हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट, लीनियर स्टार्क इफेक्ट एंड क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। लीनियर स्टार्क इफेक्ट में नंबर ऑफ स्प्लिटेड कंपोनेंट्स की वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर 1 के साथ लीनियरली जाती है, क्वाड्रेटिक में वो स्क्वायर के साथ जाती है। लीनियर स्टार्क इफेक्ट लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे ऑब्जर्व किया जाता है और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं एट हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Now interaction energy of H atom in electric field is given by जो interaction energy है डेल्टा E, वो क्या होती है A e पावर 1 B e स्क्वायर C e क्यूब इस तरीके से वेरी करती है, where E is the applied electric field strength and A B C are arbitrary constants. Now based on this expression let us discuss 2 types of Stark effect. So पहला है लीनियर स्टार्क इफेक्ट या फिर फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्रांजिशंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स आर सिमेट्रिक। जब ट्रांजिशंस एनर्जी लेवल के बीच में सिमेट्रिक होती हैं और में सिमेट्रिक कंपोनेंट्स ही ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, जैसे ये ओरिजिनल लाइन थी व्हेन फील्ड वाज 0 और जब स्प्लिटिंग हुई तो कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं कहूँ इस लाइन के दोनों तरफ मुझे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ये किस में होता है लीनियर स्टार्क इफेक्ट में होता है। और जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी इसमें ओनली अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ, ओनली फर्स्ट टर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स और इन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए तब भी हम इफेक्ट को क्या बोलते हैं लीनियर स्टार्क इफेक्ट। मीन्स जो स्प्लिटिंग एनर्जी है या जो इंट्रैक्शन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई पावर 1 के साथ। सो ओनली फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 contributes. Now linear Stark effect is observed in hydrogen atom for low strength electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो होती है तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। Linear Stark effect occurs due to dipole moment that arises from a naturally occurring non-symmetric distribution of electric charge.
मतलब एटम के अंदर ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ डायपोल मोमेंट पहले से ही होता है जब, तो उसकी वजह से क्या ऑब्जर्व किया जाता है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। टिपिकली द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n tends to split symmetrically into 2n-1 sub levels। ये आप लोगों को पता है कि स्प्लिटिंग इसमें हो जाती है। Moreover, we can observe this type of Stark effect in H-like atoms such as helium plus, lithium plus 2, beryllium plus 3, etc. Magnitude of this effect is comparatively large. It can be found in atoms with symmetry and a constant dipole moment। ये सब जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब कौन सी चीज़ क्या हो रही है, किस लाइन का क्या मीनिंग है, इन सारी बातों को हम डिटेल में अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लीनियर स्टार्क इफेक्ट पर ही पूरे तरीके से फोकस्ड रहेंगे। वहाँ आपको समझ आएगा कि स्प्लिटिंग इतने लेवल्स में क्यों हो रही है और क्या रीजंस रहेंगे और किस तरीके का एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। स्टार्क इफेक्ट को उन एटम्स में ऑब्जर्व किया जाता है जिनका डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, उनके पास ऑलरेडी एक डायपोल मोमेंट होता है। एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे कि हीलियम है, हीलियम में से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, लिथियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, बेरिलियम में से 3 निकाल लें, तो उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसे एटम्स के अंदर स्टार्क इफेक्ट को बड़ी इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट को। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में बात करनी होती है क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट की। क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट और द सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, जब आप इसकी बात करेंगे, सो व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन इज द क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वेयर द लाइन पैटर्न इज एसिमेट्रिक। अभी हमने कहा था कि जो ये है लीनियर स्टार्क इफेक्ट है, उसके अंदर ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं रहेगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वली स्पेस नहीं होंगे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि ये भी मैं कह सकती हूँ कि जो ये इक्वेशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन की ये स्टार्टिंग वाली ये 2 टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी, आगे वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, उनमें से इन दोनों में से डोमिनेट करेगी दिस वन। एंड मोर ओवर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे दोज विल ऑल्सो बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू लीनियर स्टार्क इफेक्ट। जस्ट लाइक ज़ीमन इफेक्ट रहेगा, वहाँ पर भी हमें पता है जब अनॉमलस करते थे, हम वीक मैग्नेटिक फील्ड लेते थे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत बढ़ जाते थे, और यहाँ जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते थे तो लेसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते थे। एग्जैक्टली सेम यहीं पर भी होगा, वही चोरों वाली कहानी यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगी। तो आपको वो भूली बिसरी बातें मैं भूलने बिसरने नहीं दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर उसको देखिएगा जाकर, वो चोरों वाली कहानी ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको समझ आए लीनियर और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। So this type of Stark effect is observed when applied electric field is greater than 10 raised to power 5 volts per centimeter। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाती है तो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट occurs due to a dipole moment that is induced by external electric field। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लीनियर स्टार्क इफेक्ट उन एटम्स में था जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ डायपोल मोमेंट था, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यहाँ पर क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करती है, जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने पोलर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स पढ़े हैं। सो पोलर के अंदर लीनियर इफेक्ट और नॉन पोलर के अंदर क्वाड्रेटिक इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ स्टार्क इफेक्ट इज कॉमन इन मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमने लीनियर को देखा कि डोमिनेट करता है, और मेनी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन डोमिनेट करता है, क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। सो टिपिकली मैग्नीट्यूड ऑफ क्वाड्रेटिक इफेक्ट इज कंपैरेटिवली स्मॉल। हमें पता है लीनियर स्टार्क इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम रहता है। So furthermore, this effect can be found in atoms with asymmetry and a changing dipole moment। वहाँ पर क्या था, सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, और उनका डायपोल मोमेंट कांस्टेंट था लीनियर में। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, एटम्स वो होंगे जिनकी एसिमेट्री होगी और उनके अंदर डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, चेंजिंग रहेगा। लीनियर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, ये भी स्टार्क इफेक्ट, सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग शोज यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट।
अब यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, आप लोग ज़ीमन इफेक्ट याद कीजिए। हम लोग कहते थे कि ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश, और जो कंपोनेंट्स इस साइड ऑब्जर्व किए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू हो जाती है, और जो कंपोनेंट्स इस साइड ऑब्जर्व किए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू हो जाती है। क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट में एक बात खास क्या रहती है कि या तो यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट कि इस ओरिजिनल लाइन से या तो सारी डिस्प्लेसमेंट या तो कंपोनेंट्स ये ऑब्जर्व किए जाएंगे या फिर इस साइड होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड, हमने अभी बात की कि एसिमेट्रिक रहेंगी लाइंस, मींस डिस्प्लेसमेंट या तो इस साइड रहेगी या तो इस साइड, या तो फ्रीक्वेंसी कम ऑब्जर्व की जाएगी या फिर फ्रीक्वेंसी सिर्फ ज़्यादा। सो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट के अंदर ऑब्जर्व की जाएगी। इन हाइड्रोजन एटम इट इज टर्म्ड एज सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। हाइड्रोजन एटम में स्पेशली हम इसको सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि E⁻² इन्वॉल्व रहता है, अदरवाइज वी मे कॉल इट क्वाड्रेटिक और स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। So this was all about introduction of linear stark effect as well as quadratic stark effect. तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और प्रैक्टिस्टिक्स एंड टाइप्स को डिस्कस किया। तो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम पहले बात करेंगे लीनियर स्टार्क इफेक्ट की बहुत डिटेल में, आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है अलॉन्ग विद नोट्स, एंड उसके बाद हम उससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट की। थैंक यू सो मच।